चलिए ये पहला प्रश्न है आपका, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। ये रोटेट हो रहा है जरा आराम से। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। 4 जवाब हैं आपके। 4 जवाब है, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलेन, एंथ्रोपोजेनिक। बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही है आपका। जल्दी से जल्दी कमेंट करके मेरे को जवाब दें आप लोग। क्या है, आज अपन थोड़ा डिफरेंट पढ़ रहे हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलेन, एंथ्रोपोजेनिक। जवाब बताइए। बी, डी। ब्रिजेश परमार का आंसर डी है। और जवाब दीजिए जरा जल्दी से। डी कौन सा आंसर सही है इसमें। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण का मतलब होता है कि मनुष्य जिन प्रदूषणों को जन्म देता है, मनुष्य की क्रियाकलापों के द्वारा कौन कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो जो मनुष्य के कार्यकलाप या क्रियाकलापों के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहा जाता है उन्हें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। एंथ्रोपोजेनिक के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है ये। अरे सर जरा आना जरा टेक्निकल में। अरे इधर आओ। ये स्लाइड चली गई। ये चला गया, जरा लगाना कहाँ से गया ये। हाँ इसमें जवाब क्या होगा आपका। तो इसमें जवाब होगा एंथ्रोपोजेनिक। ये वाला है आपका सही आंसर। डी सही है इसमें, बिल्कुल आंसर डी सही है। मानसिंह का जवाब बिल्कुल सही था। मानसिंह का जवाब सही था, मोनू का जवाब सही था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जरा। तो ये क्या है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो कौन सी है, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषक है। तो आपका जवाब क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका, जैव विघटित प्रदूषक हैं। बताएं जरा जल्दी से, जैव विघटक प्रदूषक कौन से हैं आपके। दूसरा प्रश्न है, जैव विघटक प्रदूषक कौन से हैं। बताएं जैव विघटक प्रदूषक कौन से हैं। जैव विघटक का मतलब क्या होता है। जैव विघटक का मतलब, पहले मतलब समझ लीजिएगा तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैव विघटक का मतलब होता है ऐसे प्रदूषक जिन्हें विघटित किया जा सकता है, यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे प्रदूषकों को अपन कहते हैं जैव विघटित, है ना। ये दूसरा होता है अजैव विघटित, यानी अजैव विघटित ऐसी होती है जिन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। जैव विघटित में क्या है, जिन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। अब आप सोचिए जरा, इनमें से कौन सी हैं जिन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। तो जैव विघटित कौन से होंगे, जिन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। अब सोचो, पारा तोड़ सकते हैं अपन, पारे को नहीं तोड़ सकते, पारा प्रकृति में रहता है। आपका बाहित मल, बाहित मल का मतलब होता है सीवेज। सीवेज होता है घर का जो कूड़ा करकट वगैरह जो रहता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वेस्टेज पदार्थ रहते हैं, वो बाहित मल कहलाता है, सीवेज। अगला है प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप नहीं तोड़ सकते, एस्बेस्टस, इसको नहीं तोड़ सकते। आंसर क्या होगा, बाहित मल। केवल बाहित मल ऐसा होता है जो जैव विघटन की श्रेणी में आता है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ट्रिक ये है कि जो आपके केमिकल वाले जितने भी होते हैं, रसायन वगैरह होते हैं, वो हमेशा अविघटित होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होंगे, प्रकृति में रहेंगे। और जैव विघटित वो होंगे जिनको नष्ट किया जा सकता है, जैसे बाहित मल है, आपकी पोटी वगैरह रहती है बाहित मल में आती है। इसके अलावा आपका मांस है, इसके अलावा जो खाना वगैरह अपन बना रहे हैं और वो वेस्टेज हो जाता है, फेंक देती है, तो फफूंद है, आपके बैक्टीरिया हैं, ये सब मिलकर के उससे धीरे धीरे क्या करते हैं, विघटित कर देती हैं। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, बी होगा, बाहित मल। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर कौन सा है, बाहित मल है आपका। अगला है आपका तीसरा प्रश्न है आपका, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है। यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल जो जलती है, इसका मूल स्रोत क्या है, किससे जल रही है, कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होगा, कोयला के जलने से, पेट्रोल के जलने से और डीजल के जलने से। जवाब दीजिएगा जरा, जवाब दीजिएगा आप लोग जरा जल्दी से जल्दी। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है, यानी इनके जलने से क्या होगा, जल प्रदूषण से होता है ये, या भू प्रदूषण से होता है, या वायु प्रदूषण से होता है, या ध्वनि प्रदूषण से होता है। कौन सा आंसर है इसमें, आंसर क्या है, सीधा सीधा सा लग रहा है ये तो वायु प्रदूषण है। कौन सा है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है, वायु प्रदूषण। क्योंकि कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, ये वायु को ही सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रदूषित करेगा।
ये भू प्रदूषण थोड़ी है, कोयला पेट्रोल डीजल के जलने से भू प्रदूषित नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, वायु प्रदूषित होती है। आंसर सी होगा आपका। भैया सामने अपन पढ़ रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट कीजिएगा आप लोग, वो ज़्यादा बेहतर है। आगे से मैं कर दिया करूँगा अपन इस चीज़ को, ठीक है ना, आगे से इनको कन्वर्ट कर दिया करेंगे अपन। ये वायु प्रदूषण आंसर है आपका, सी आंसर। अगला है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है। अभी अपन ने पढ़ा था जैव विघटन वाला, अब कौन सा जैव अपघटन वाला है, यानी जिसका आपका ये कौन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है। सीवेज, अगला एस्बेस्टस, नेक्स्ट है प्लास्टिक और अगला है आपका पॉलीथीन। तो कौन सा होगा, जैव अपघटनीय, यानी जैव के द्वारा विघटन हो जाए आपका प्रदूषक है। कौन सा है इसमें आंसर, बताइए जरा जल्दी से। ठीक है कुलदीप वर्मा, आंसर पहले ही आपका सीवेज। अभी अपन कर चुके हैं इसको सॉल्व, इसको अपन सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट है आपका प्रकाश रसायन धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। प्रकाश रसायन धूम कोहरा, एक्चुअल में कोहरा होता है आपका, ये स्मोक के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए अपन किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्मोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, आप लोगों ने देखा होगा जब सर्दी चालू हो जाती है तो सुबह के टाइम पर धुंध जो हो जाती है उसी को कोहरा कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रदूषक जब मिल जाती हैं तो वो आंखों में जलन, लिवर वगैरह में प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करना चालू कर देती हैं। तो इसका मुख्य कौन सा घटक है, प्रकाश रसायन धूम कोहरे के बनने के समय कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन होता है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या ओजोन है या मीथेन है, जवाब दीजिएगा जरा। तो इसमें आंसर होगा आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा है आपका, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। प्रकाश रसायन धूम कोहरे बनने के लिए कौन सा उत्पन्न होता है उस समय पर, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन अर्धजलीय कार्बन के कण होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। ओजोन गैस के बारे में तो आप जानते ही हैं और मीथेन गैस के बारे में आप जानते ही हैं, CH4 है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रकाश रसायन धूम कोहरे में उत्पन्न होते हैं। तो ये आंसर आपका कौन सा होगा, बी होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का बनना किन के बीच अभिक्रिया का परिणाम है। यानी जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किन के बीच में चेन रिएक्शन होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे बनता है। आप बताइएगा जरा इसमें कौन सा आंसर होगा। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैरा एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पहला आंसर। दूसरा है CO ओजोन तथा पैरा एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तीसरा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा NO के बीच निम्न ताप पर। NO के उच्च सांद्रण, O का मतलब यहाँ पर ओजोन है, तथा CO के बीच शाम के समय पर। बताइए जरा आंसर कौन सा होगा इसमें, कौन सा आंसर होगा इसमें, बताएं जरा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का बनना किन के बीच अभिक्रिया का परिणाम है, तो ये NO तथा पैरा एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तब जाकर के प्रकाश रासायनिक आपका रासायनिक धूम कोहरा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कौन पैदा करेगा, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण कौन करेगा, ये जवाब तो आपको बनना चाहिए। भारी ट्रक का यातायात। दूसरा आपका निर्वाचन की सभाएं जिसमें बोलते हैं अपन जब इलेक्शन हो रहा होता है उसमें। पॉप संगीत, म्यूजिक बहुत फास्ट हो, और जेट उड़ान। इन चारों में से आपका कौन सा जवाब होगा, सोच करके बताएं जरा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा करेगा, जल्दी से जल्दी जवाब दें इसको। देखिए, भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। अधिकांश लोगों का आंसर सही है इसमें और आंसर होगा जेट उड़ान। जेट उड़ान सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कौन करेगा, जेट उड़ान करेंगी आपकी। ये पॉप संगीत से ध्वनि प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ज़्यादा जेट उड़ान से होता है। जेट उड़ान समझते हैं आप लोग, जेट उड़ान का मतलब होता है जो आपके लड़ाकू विमान हैं, जैसे चाइना से पंगा चल रहा है उस समय पर ये आपके राफेल जो है, आपका राफेल आया है, सुखोई है ना, मिराज है, तो ये आपकी जेट विमान है उड़ान। तो इन्हीं की उड़ान जब होती है तो उसी से सबसे ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है, इनसे साउंड पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है ना। हाँ, यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया शहर में साउंड पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है, तो शहर में आपका भारी यातायात है, आपका ये ट्रक वाला हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि निर्वाचन सभाएं जो है ये तो कभी कभी होती हैं, हर पर डे तो होती नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारी यातायात कब होगा, ये तब होगा जब आपका शहर का पूछेगा, ओवरऑल पूछेगा तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका होता है जेट उड़ान का। अगला प्रश्न है आपका,
जेट उड़ान, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? सामान्य स्थिति है उस समय वातावरण में कौन सी गैस उत्पन्न होगी? सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। सामान्य प्रश्न है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ऑफलाइन क्लास चालू नहीं होंगी, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दिल्ली में केस दोबारा से बढ़ गए हैं, इसलिए अब ऑनलाइन क्लास ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप ऑफलाइन पर न जाते हुए सिर्फ ऑनलाइन पर कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। आंसर दीजिएगा जरा, बहुत सिंपल आंसर है, आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग इसे, गलत नहीं होना चाहिए। ये डॉली आपका आंसर गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। शिवदत्त शर्मा जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। अंजलि गलत है, बी आंसर, बी आंसर गलत है अंजलि, सोचो जरा। सुनील कुमार, तुम तो और भी गए, नाइट्रोजन कैसे हो जाएगा? नाइट्रोजन नहीं करती। आपको मालूम होगा, जरा वायुमंडल जो होता है अपना देख लीजिएगा जरा, ये वायुमंडल है। वायुमंडल में मुख्य रूप से किन गैसों का घटक होता है? तो नाइट्रोजन होती है आपकी 78%, इसके अलावा ऑक्सीजन होती है, इसके अलावा आर्गन होती है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर होती है CO2 आपकी। तो ये वायुमंडल की गैसों का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये क्या कह रहा है? सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति कह रहा है पहले आपसे, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का घटक है आपका, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये तीनों तो उत्पन्न करेंगी नहीं। कौन सी करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड लकड़ी को जलाने से, अंगीठी जलाने से, सिगरेट के धुआं, बीड़ी का धुआं और डीजल पेट्रोल का जो धुआं होता है उसमें से ये गैस निकलती है और ये आपके लिए नुकसानदायक है। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है जरा। आराम से पढ़, देखो कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में एक फ़ायदा है आपका, और ऊटी वाले एग्जाम में क्या है कि जैसे मान के चलो आपको डायरेक्ट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आ रहा, नहीं पता अपन को, इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको तो अपन जानते हैं कि वायुमंडल में गैसों का मुख्य घटक क्या ही है, और वायुमंडल में जब ये गैस हैं आपकी तो ये प्रदूषण तो उत्पन्न करने वाली है ही नहीं, तो सिंपल सा जो हो गया। अब बची कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आंसर हो जाएगा। हाँ, सामान्य स्थिति में CO2 कभी नहीं करती, लेकिन जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, प्रदूषण नहीं करती, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक अलग चीज़ है और प्रदूषण आपका एक अलग चीज़ है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, सॉरी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक, एक्चुअल में प्रदूषक भी आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, द्वितीयक, प्राथमिक, इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं। पहले प्राथमिक प्रदूषक होंगे जो डायरेक्ट आपके उत्पन्न हो रहे हैं, फिर प्राथमिक प्रदूषकों से जो दूसरा उत्पन्न हो रहा है आपका, फिर उसके बाद उत्पन्न हो रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे? द्वितीयक प्रदूषक। तो यह प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? कौन सा नहीं है? यानी द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो इसका मतलब है वो प्राथमिक प्रदूषक है। वो कौन सा है? प्राथमिक है। तो ये PAN, ये आपका कौन सा है? स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। अब इन चारों में से आपको बताना है कौन सा है आपका, जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? यानी सभी द्वितीयक हैं, इनमें से एक प्राथमिक प्रदूषक है। और प्राथमिक प्रदूषक कौन सा होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब है, सिद्धार्थ का जवाब सही है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है? प्राथमिक प्रदूषक होता है। सीधी सीधी गैस निकलती है SO2 की, जो वायु को प्रदूषित करती है आपकी। बाद बाकी का जो PAN है, दूसरा स्मॉग है और ओजोन है, ये आपके कैसे हैं? द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। आंसर क्या होगा आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा जरा, कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? अधूरे प्रज्वलन अभी अपन ने सॉल्व किया है, थोड़ा दिमाग लगाना। अधूरे प्रज्वलन का मतलब क्या है? आधे अधूरे तरीके से जले मोटर कार के द्वारा और उसमें सिगरेट के धुएं से भी निकले वो रंगहीन गैस जो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जहरीली है, कौन सी है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या मीथेन है? सोच करके जवाब दें। ये अभी अभी सॉल्व किया है मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सिगरेट के धुएं से निकलती है एक जहरीली गैस, बताया था आपको। मोटर कार वगैरह से निकलती है जहरीली गैस, और वो गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
आपका अधूरे हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहीं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड को और क्लियर कर लेते हैं। इसे CO के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करती है, ये आपकी RBC है, जरा समझना ये, है ना, ये आपकी RBC है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करेगा? ये ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को अपने साथ में ले जाना, और इनकी क्रिया से एक पदार्थ बनता है, वो अस्थायी बनता है, अस्थायी। और ये अस्थायी जो पदार्थ बनता है उसको नाम दिया जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बोक्सी नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसे नाम देते हैं अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का एक आयरन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है। हो गया क्लियर? अब यहाँ से आपका हीमोग्लोबिन आएगा, ऑक्सीजन आएगी, उसके 4 मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और फेफड़ों तक ले जाएगा, और इस पदार्थ को दोनों को मिला के बोलेंगे अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहाँ जा करके रिलीज कर देगा। इसके बाद हीमोग्लोबिन की एक और प्रक्रिया होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्रिया करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से 230 गुना स्पीड से करता है यहाँ, और यहाँ से क्रिया करके परमानेंट बनाता है। यहाँ अस्थायी है, और यहाँ बनाएगा कैसा? स्थायी बनाएगा आपका, यहाँ स्थायी बनाएगा, और स्थायी जो होगा आपका, और वो कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये स्थायी बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये परमानेंट हो गया। अब यहाँ क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में समस्या क्या है? ऑक्सीजन भी उसे मिल रही है और कार्बन ऑक्साइड भी मिल रही है, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, बल्कि किससे करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से क्रिया करता है, क्योंकि वो 230 गुना स्पीड से इससे जुड़ता है और परमानेंट बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस तरीके से आपको सफोकेशन की समस्या होना चालू हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर कोशिकाओं में नहीं होती, उसकी जगह कौन जा रहा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिस वजह से आपको बेचैनी महसूस होती है और धीरे धीरे आपको बेहोशी आ जाती है, और लगातार यदि यही सप्लाई चलती रही तो थोड़ी देर के बाद में आपका मृत्यु भी हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहरीली गैस होती है। और मोटर कार में यहाँ पर जो बात करी जा रही है, धातु कह देता, जहरीली धातु कौन सी है? तो फिर हो जाती PB, जिसे अपन लेड के नाम से जानते हैं, जिसे अपन सीसा भी कहते हैं। यदि जहरीली धातु की बात कर रहा है तो इसमें धातु में कौन होती है? लेड, PB, सीसा। और ये आपकी बॉडी में किडनी, लिवर और ब्रेन यानी मस्तिष्क, इन तीनों को प्रभावित करती है। तो ये क्या है? किडनी, लिवर और ब्रेन, इन सभी को प्रभावित करने वाली आपकी कौन सी है? धातु लेड है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये माधुरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगला है, अगला प्रश्न है आपका, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? बताइए जरा जवाब। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, आप सोचें जरा, सोच करके बताएं जरा इसका जवाब। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? चलिए, ये जवाब सबका सही है। हाँ, ये ललिता कुशवाहा, ये गलत है आपका। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हो गया? अभी मैंने सॉल्व करवाया है। मैंने पहले ही बोला था कि मोटर वाहनों से निकलने वाली गैस शब्द पूछ रहा है जहरीली, तो आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपकी जहरीली धातु कह देता, यहाँ गैस की जगह शब्द आ जाता धातु, यहाँ धातु शब्द लिख देता गैस की जगह, तो आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह अपन क्या कहते? PB, लेड या सीसा, ये जवाब हो जाता आपका, PB, लेड या सीसा, यदि यहाँ पर गैस की जगह धातु होती तो आपकी। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने पहले ही बोला था, ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, ये केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप जब सॉल्व करें ना। हाँ, ये मैं टोकता रहूँगा जैसे आपको याद रहेगा, कभी गलत हो जाए तो टेंशन मत लो। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। यह जवाब गलत नहीं होना चाहिए आपका। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? अभी मैंने करवाया है आपको। मरकरी, कैडमियम, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा इसमें?
बताइए जरा, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? मरकरी है, कैडमियम है, लेड है या कार्बन डाइऑक्साइड है? सबका जवाब सही होना चाहिए। ये सबका जवाब सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पीयूष गलत है, ये पीयूष गलत है, आपका जवाब बी, कैडमियम नहीं है आपका, कैडमियम नहीं है। मैंने अभी अभी सॉल्व करवाया है आपका, मैंने बताया था आप लोगों को कि पेट्रोल के जलने से यदि धातु की बात करेगा तो आंसर लेड होगा आपका, और गैस की बात करेगा तो आंसर क्या होगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही है, लेड, जिसे अपन पीवी के नाम से भी जानती हैं, जिसे सीसा भी कहते हैं। और ये आपके दिमाग में किसको प्रभावित करता है? ब्रेन को। और किसको करता है? लिवर को। और किसको करता है? किडनी को। ये 3 अंगों को प्रभावित करता है आपका लेड या सीसा या पीवी। और देखिए जरा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी वगैरह पे जब अपन यात्रा करते हैं, खासतौर से किससे? बस वगैरह से, और बस के पीछे कौन रहता है? क्लींजर रहता है। और क्लींजर लगातार कौन सी धातु को लेता रहता है? तो गैस के रूप में तो कौन सी लेता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेता है। और धातु के रूप में कौन सी अंदर जहरीली जाती है? तो पीबी जाती है, जिससे उसका ब्रेन काम नहीं करता है। आपने देखा होगा ड्राइवर हुआ, कंडक्टर हुआ, क्लींजर हुआ, 1-1 रुपए के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें दिमाग होता ही नहीं है बैठ करके। क्यों नहीं होता? क्योंकि धातु ये प्रभावित कर रही है। ज़्यादा दम नहीं होती, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से लड़ना नहीं चाहिए। चलती फिरती धाराएँ हैं ये आपकी, यदि आपने तरीके से धक्का भी मार दिया तो निपट जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा? लेड होगा आपका, सी आंसर बिल्कुल सही है। माधुरी फिर गड़बड़ कर रही हो आप, माधुरी दंडोती है, गलत आंसर, बी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ये सर जी फीडो को भी, फेड्रॉन कौन सा है? फेड्रॉन मतलब फेफड़ों को भी, यस लंग्स लिखो ना उनको, लंग्स से है, फेफड़े। अच्छा, फेफड़ों को भी करता है, फेफड़ों को करता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस करती है। और ये नहीं करेगा, लेड नहीं करेगा, लेड आपकी 3 को करेगा। किसको करेगा? ब्रेन, लिवर और किडनी। और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लंग्स को करेगा। फेफड़े का मतलब लंग्स है ना। हाँ ठीक है, अगला देख रहे हैं अपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कौन सा वायु प्रदूषक है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर सकता है? जवाब दीजिएगा जरा जल्दी से, आना चाहिए ये आंसर आपको, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये अभी अभी मैंने सॉल्व करवाए हैं आपके, अभी सॉल्व करवाया है आपका। आरती का जवाब बिल्कुल सही है, वर्षा सही है जवाब, मनीष गलत है, सही है, सुनील का जवाब सही है ना। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन है जो रक्त धारा को, अभी अपन ने किया था रक्त धारा यानी खून को, तो खून से कौन सा जुड़ रहा है आपका? ब्लड से कौन सा जुड़ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कितनी स्पीड से जुड़ रहा है? 230 से। कैसा पदार्थ बना रहा है? स्थायी है या अस्थायी है? तो स्थायी है। उसका नाम क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो आपको क्या करता है? रक्त आपका दूषित हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहेगी, और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, खेल खत्म। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जरा इसको, है ना, सोच समझ करके सॉल्व किया करो। सालू ये लेड नहीं होगा, धातु कहता वो यहाँ पर क्या कहता? धातु। तो ये रक्त धारा को प्रभावित कर रहा है, ब्लड को प्रभावित कर रहा है आपका, और जो आपका ब्रेन, किडनी वगैरह को जो कर रहा है वो आपकी लेड है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा समझ लिया करो, फिर सॉल्व किया करो, जल्दी जवाब मत दो, आराम से करो। कार्बन मोनोऑक्साइड। एक प्रश्न और है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ये भी मैं करवा चुका हूँ, बताइएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन? कौन सा होगा? अब गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। बताइए जरा जल्दी से जल्दी जवाब दें आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है, अब किसी का गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, किसी का गलत नहीं है। अरे अंजलि शर्मा गलत है, अंजलि शर्मा डी आंसर नहीं होगा, ओजोन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अभी कराया है मैंने आपको। पवन भैया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता,
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, अभी करवाया है, 230 गुना स्पीड से जुड़ता है आपका, पहले बताया। तो ऑक्सीजन सामान्य रूप से है, ये 230 गुना, तो आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे अपन CO के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? अब ये अच्छा प्रश्न आया है आपका। अब इन चारों में देखेंगे, इन चारों में सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है, बताइए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन हानिकारक है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है? सबसे ज्यादा हानिकारक क्या होगा? कोमल गलत जवाब, अजयपाल गलत, सिद्धार्थ गलत। आप कॉमन सेंस लगाओ यार, सबसे ज्यादा हानिकारक पूछ रहा है। ओजोन इतनी हानिकारक नहीं है आपकी, ओजोन तो लाभदायक है आपकी। हाइड्रोजन सल्फाइड हानिकारक है पर इतने नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है ही नहीं, ये तो केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने अभी बताया था। यदि बंद कमरे में आप सिगड़ी जला करके सो जाएं तो सुबह आपको 4 व्यक्ति बड़ोखल ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना जा रहा है इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। बस में जब अपन ट्रैवल करते हैं और बस में वो बंद कर दी जाती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियाँ जब बंद होती हैं फिर उसमें कोई सिगरेट वगैरह पीता है तो आपको वॉमिटिंग की इच्छा करने लग जाती है, उल्टी जैसी, जी घबराने लगता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो आपके अंदर जाने लगती है, सिगरेट के धुएं से निकलती है। इसके अलावा जो आपका डीजल पेट्रोल है उसके धुएं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कभी हानिकारक नहीं है। इसकी मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है तब ये ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी पैदा करती है। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, गर्मी पैदा करके फिर नुकसान होते हैं, वो अलग चीज़ है। हाइड्रोजन के सल्फाइड ये नुकसान पहुंचाते हैं, बात सही है, पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अपेक्षा कम है। इससे त्वचा रोग वगैरह आपके हो जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन यहाँ तो आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलन ही होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर डी होगा आपका। आंसर डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है। आंसर कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डी आंसर, हाँ डी आंसर है, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, यदि आप जैसे गलत सॉल्व कर रहे हैं ना, ये एग्जाम हॉल में आपको क्लिक करेंगे, सही को अपना दिमाग इतना नहीं पकड़ता है। यदि आपने यहाँ गलत किया है तो आपको जब मैं टोकूंगा तो उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि आपको दिमाग में आ जाएगा कि मैंने वहाँ पर गलत किया था, मेरे को सुधारना है ये। अगला प्रश्न है आपका, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? यानी जमीन के अंदर जो पानी रहता है आपका, उसे कौन बेकार करता है या दूषित करता है? बैक्टीरिया करता है, या शैवाल करता है, या आर्सेनिक करता है, या वायरस करता है? बताइएगा, जरा जवाब दीजिएगा। सोच समझ करके जवाब देना, आसानी से आंसर निकाल सकते हो। भूमिगत जल, भूमिगत जल का मतलब है जमीन के अंदर वाला जल, पानी के अंदर, जैसे हैंडपंप वगैरह से, कुएं वगैरह से जो अपन पानी निकालते हैं, उसे कौन करता है नष्ट? सचिन, जवाब गलत। शैवाल भूमिगत जल को नष्ट नहीं करते, शैवाल करते हैं आपके बहने वाले जल को, रुके हुए जल को। शैवाल को एल्गी के नाम से जाना जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर होगा आपका आर्सेनिक। आंसर क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक, आर्सेनिक एक धातु होती है और ये पानी के अंदर चली जाती है या चट्टान वगैरह के माध्यम से जब ये पेयजल में मिल जाती है तो आपकी जो त्वचा होती है उस त्वचा पर विभिन्न प्रकार के स्पॉट वगैरह बन जाती हैं। जब मैं प्रदूषण वाला टॉपिक आपको करवाऊंगा तो वहाँ पर इनके चित्र वगैरह भी दिखवाऊंगा। अगली बार से जो स्लाइड मैं तैयार करूँगा साइंस वगैरह की या ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें चित्र डालूंगा जिससे आपको याद हो जाए। ये मैंने थोड़ा जल्दी किया था प्रोग्राम, इस वजह से इसमें चित्र नहीं डाल पाए, तो चित्र सहित आपको याद कराऊंगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, आर्सेनिक है, ये पश्चिम बंगाल में इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है, और जिन हेडपंपों से आर्सेनिक युक्त जल निकलता है उन हेडपंपों से पानी नहीं पीना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। और ऐसे लोग यदि पानी पीते हैं तो उनकी जो त्वचा है वो खुरदरी हो जाती है, दागदार हो जाती है। वायु प्रदूषण वाला मेरा जो वीडियो है वर्ग 3 वाले लोगों को मैंने कराया है, उसमें आप लोग देख सकते हो। आप लोग जो अन्य लोग जो पढ़ रहे हैं उनको मैं अभी करवाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? आर्सेनिक। बैक्टीरिया के द्वारा भी प्रदूषण होता है पर इतना नहीं फैलता पानी का। वायरस के द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होता पानी में आपका। शैवाल बहते हुए जल में प्रदूषण करती है आपकी।
जैसे नदी है आपका, तालाब है, इस तरीके के में। और ज़मीन के अंदर वाला होगा तो उसमें होगा धातुएं मिली होंगी। जब भी भूमिगत जल के प्रदूषण की बात आएगी तो ध्यान रखना धातु होगी कोई ना कोई, मेटल होगा आपका, क्योंकि ज़मीन के अंदर मेटल पाया जाता है, आर्सेनिक है, लेड है, इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। जैसे उर्वरक का अपन सबसे ज़्यादा प्रयोग करें, उर्वरक यानी खाद का, और कौन सी खाद का? रासायनिक खाद का। तो रासायनिक खाद का अपन सबसे ज़्यादा यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए सबसे ज़्यादा क्या प्रदूषित होगा इसमें? मृदा प्रदूषण होगा रासायनिक खाद से, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ये तीनों हैं आपके। बताइए आंसर क्या होगा? सोच कर बताया। चौथा आंसर उपयुक्त सभी है। चौथे आंसर पे भी ध्यान देना जरा, उपयुक्त सभी है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। वर्षा का जवाब सही है। बाद वाली सब फेंक रहे हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे। धीरज का भी जवाब, तोजीराम का भी जवाब सही है। एकता गलत है ये जवाब। विनोद का जवाब सही है, पवन सही है, हिमांशु सही है। थोड़ा सोचा करो यार, तुम बिल्कुल सोचते नहीं हो, सीधा सीधा आंसर देते जाती हो। शिल्पी का जवाब सही है। अब तो खैर सही आने लगे जवाब, है ना, लास्ट वाले जो दे रहे। देखो जरा सोचो, उर्वरक माने क्या होता है? फर्टिलाइजर। और एक ट्रिक और बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कभी आप फंस भी जाओ कहीं पर भी और चौथा विकल्प उपयुक्त सभी है तो ये मान के चलो यदि आपको नहीं मालूम तो 99.9% चौथा विकल्प हमेशा सही होता है, उपयुक्त सभी। यह एक ट्रिक है आपकी, जब भी आप पेपर सॉल्व करें उसमें उपयुक्त सभी आ रहा है तो आंसर वो काफ़ी हद तक सही होगा। हाँ, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम पता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता तो वो एक अलग बात है, लेकिन 99.9% वो उपयुक्त सही होता है। उर्वरक का मतलब क्या होता है? खादें होती हैं, यानी रासायनिक खाद। रासायनिक खाद का अपन जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है? मृदा प्रदूषित हो जाती है। रासायनिक पानी, जो खादों का पानी वो बह करके जब जाता है तो उससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, क्योंकि उस पर पेस्टिसाइड वगैरह का जब छिड़काव वगैरह होता है तो जो रसायन होते हैं, हानिकारक जो रसायन होते हैं वो वायु में उड़ करके जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण हो जाता है आपका। तो देखिएगा तीनों के तीनों प्रदूषित हो रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। हाँ, प्रश्न वो ऐसे कहता सबसे ज्यादा क्या प्रदूषित होगा, और यहाँ उपयुक्त सभी ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर हो जाता आपका मृदा प्रदूषण। तब आंसर आपका क्या होता? मृदा प्रदूषण। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। अगला एक और आंसर देख रहे हैं अपन। प्रश्न है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, यानी कौन सा औद्योगिक मलबा है जिससे सबसे ज्यादा रासायनिक प्रदूषण होगा? अभी ऐप पर काम चल रहा है, 1-2 दिन में ऐप क्लियर हो जाएगा। सोमवार से आपको ऐप एक नए रूप में मिलेगा, तब ये वीडियो डालेंगे। अभी हमने ऐप पर कोई भी वीडियो नहीं डाला है, ठीक है सुनील भैया? अभी अपन इसी पे पढ़ रहे हैं। सोमवार को जैसी ऐप एकदम क्लियर हो जाता है मैं उसे एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर इसमें सब मटेरियल आपको डलना चालू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी आपके उसमें डालना चालू कर देंगे, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, किससे होगा? चमड़ा है आपका, कागज उद्योग है, रेयन उद्योग है, या वस्त्र उद्योग है? सबसे ज़्यादा किससे होगा? सोचो जरा, सोच करके बता। कुछ लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। आंसर बिल्कुल सही है, चमड़ा उद्योग। औद्योगिक मलबे में सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रयोग या रासायनिक प्रदूषण जो होता है वो किससे होता है? चमड़ा उद्योग से। और आपको मालूम होगा चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है? कानपुर में है। और कानपुर में जब चमड़ा जो लेदर होता है उसकी साफ़ सफाई की जाती है तो विभिन्न प्रकार के केमिकलों का इस्तेमाल होता है, और ये केमिकल युक्त जो पानी होता है वो नदी वगैरह में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा केमिकल वाला प्रदूषण होता है। कागज उद्योग में इतने केमिकलों का इस्तेमाल नहीं होता है, रेयन में भी नहीं होता, वस्त्र उद्योग में भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होते हैं चमड़ा में, क्योंकि लेदर को साफ़ करने के लिए उसमें सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए हाई क्वालिटी के आपके केमिकलों का इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान रखना। और गंगा नदी जो है ना आपकी कानपुर में जो प्रदूषित हुई है सबसे ज़्यादा गंगा नदी, उसके प्रदूषण का भी मूल कारण क्या है आपका? ये चमड़ा उद्योग या लेदर इंडस्ट्री है। तो ये ध्यान रखें, चमड़ा उद्योग। अगला है अम्ल वर्षा, निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण से होती है। एसिड रेन के नाम से इसे जाना जाता है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन जो है, तो वो अम्ल वर्षा या एसिड रेन किस वायु प्रदूषण के कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से होती है आपकी,
या कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, या मीथेन से होती है, या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होती है? बताइए ज़रा, बताइए ज़रा आंसर डी। अब बिल्कुल आंसर आपका सही जा रहा है, अब आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं आप लोग। बिल्कुल आंसर सही है आपका, सबका सही आंसर है, कोई गलत नहीं है इसमें। एक गलत आ गया। एक गलत है, बाद बाकी के सबके आंसर सही जा रहे हैं आपके, ठीक है ना। एक और गलत आ गया। ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस और सल्फर के दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं, जब ये रासायनिक यानी किससे निकलते हैं? कारखानों से निकलती हैं। कारखानों में जब विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उनमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलती हैं, और ये ऑक्साइड निकल करके जब ऊपर वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल में पहुंच करके वहाँ पर जब पानी की बूंद बनती है यानी वर्षा जो होती है वो उससे क्रिया करते हैं, और क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं, और ये दोनों मिलकर के जब नीचे बरसती हैं तो उसमें pH वैल्यू उसकी लगभग 6 के समथिंग होती है, और उसको अपन कहते हैं एसिड रेन। और तीव्र एसिड रेन होगी आपकी 2 के आसपास में, 1.5 और 2 के आसपास में होती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसी वजह से आप लोगों को याद होगा, अपन जब पहली बरसात होती है मानसून की तो शहरों में कहा जाता है कि आप लोग इस पहली मानसून की वर्षा में न नहाएं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आसपास में जो माहौल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल वायु में मिले रहते हैं, और जब पानी बरसता है तो वो वायु से रिएक्शन करके आपकी बॉडी के ऊपर आ जाता है, और उससे आपको खुजली वगैरह चालू हो जाती है, दाद खाज खुजली वगैरह जो उपाय होते हैं ना आपके, तो इसी के कारण से होती है। इसी एसिड रेन के कारण से आपको मालूम होगा जो ताजमहल है आपका आगरे का, वो धीरे धीरे काला होता चला जा रहा है, क्योंकि उसी के पास में मथुरा है आपकी, और मथुरा रिफाइनरी में विभिन्न प्रकार के रसायन निकलती हैं, और जब वो बरसते हैं तो आगरा में एसिड रेन के कारण से वो काला हो जाता है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी कालापन आ जाता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? एसिड रेन के कारण ही होता है। तो असल नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। नॉर्वे में, कनाडा में ज़्यादा होती है ये वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा होती है, अब ये परिभाषा है आपकी, अम्ल वर्षा होती है बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। बताइए कौन सा आंसर होगा आपका? बताइएगा जरा आंसर कौन सा होगा इसमें? अम्ल वर्षा होती है बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण, गलत है ये तो। वर्षा जल के कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, गलत है। अभी अपन ने सॉल्व किया था, सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए या नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए। ढूंढो जहाँ में SO2 कहाँ लिखा है, जहाँ SO2 लिखा होगा बस वही आंसर आपका सही होगा। तो बादल के जल, बादल का जल हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दो, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। आंसर कौन सा होगा? सी। डी कैसे होगा या? डी कैसे होगा या? बिजली चमकने और बादल के फटने, जलवाष्प और विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कहाँ है? यहाँ पर अभी अभी तो करवाया है, एक स्लाइड पहले ही आपकी। आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। जल्दी मत करो, थोड़ा आराम से करो संदीप, आराम से सॉल्व करो, उसे समझ के करें। बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बिल्कुल सही है, सब लोगों का जवाब सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अभी अपन सॉल्व किया है, बताइए किसका है, किसके घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय होगा? बताएं जरा जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, किसके घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय होगा? सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, बोरॉन के ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही है। अब आप लोग सॉल्व करने लगे, बिल्कुल सही है। ऐसी ये फिर गड़बड़ हो गई पीयूष भैया, थोड़ा गड़बड़ है और सब सही है। डी आंसर नहीं है, नाइट्रिक अम्ल नहीं, सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रिक अम्ल तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी में घुल जाते हैं तब बनता है आपका। और वो प्रश्न कर रहा है निम्न में से एक वर्षा के पानी में घुलने से, वर्षा के पानी में घुलने से यानी प्राथमिक पूछ रहा है, तो SO2 होगा आपका। आंसर क्या होगा? SO2, बिल्कुल सही है ना, सल्फर के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है, रिपीट हो रहे हैं अम्ल वर्षा के, सब तरीके के प्रश्न मैंने डाले हैं जैसे गड़बड़ ना हो आपकी। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला के जलाने से, लकड़ी के जलाने से। सोचिए जरा, अभी अभी मैंने पहले बताया है आपको।
अम्ल वर्षा होती है, किसके जलाने से होगी अम्ल वर्षा? पेट्रोल के जलाने से या कोयला के जलाने से या लकड़ी से, किससे होगी? सबका जवाब सही है, 2 लोग गलत हैं। चंद्रदीप गलत। अम्ल वर्षा के लिए मैंने अभी अभी बोला था आप लोगों से, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से जो कारखाने होते हैं आपके, उन कारखानों में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो अम्ल वर्षा किससे होती है? कारखानों से होती है। आंसर आपका क्या होगा? ए। आंसर आपका ए होगा, बिल्कुल सही है, आंसर आपका ए है। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन, आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर जा रहे हैं अपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अब जरा देखिएगा जरा, अब इसमें फार्मूला दे दिया है, नाम दे दिया है गैस का, और कहीं कुछ नहीं है, चीज़ वही है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है, CHO और SO2। आंसर आपका सबका सही आना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये आपका बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? गलत एक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ये गलत हो गया, अनुराग गलत है, CFC नहीं है आपका। सभी लोगों का जवाब सही है, ये अनुराग को छोड़ के। अनुराग CFC नहीं है ना? एक और आ गए भैया, मानसिंह CFC नहीं है। माधुरी डंडौतिया क्या कर रही हो? CFC नहीं है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। कई बार पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का कलेक्शन है, कहीं ना कहीं रिपीट होंगे आपके, और सीधा सीधा इसी तरीके से प्रश्न मिलेगा। थोड़ा बहुत भी घुमाया है मैंने, उसको भी घुमाने की कोशिश की है, जिससे आप गलत ना कर सकें। तो थोड़ा सोच करके किया करो। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन, आंसर क्या होगा? SO2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? वायु प्रदूषक गैस है, देखिए गैस की बात कर रहा है, ध्यान देना जरा, गैस की बात कर रहा है। एक तो गैस है आपकी, और किसके जलने से पैदा होती है? जीवाश्म ईंधन के जलने से। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। बताइए कौन सी गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होती है? बहुत सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं आप इसे। बताइए जरा, बताएं जरा आप लोग, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो गैस उत्पन्न होती है वो गैस है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं आपके? जैसे पेट्रोल, वो कोयला है आपका, कोयला है, पेट्रोल है आपका। तो पेट्रोल वगैरह को जो जलाते हैं वो जीवाश्म ईंधन है आपका, पेट्रोल खनिज तेल के नाम से जाना जाता है। उसे जलाने से जो गैस उत्पन्न होगी उसमें कौन सी होती है? SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा जरा, सिंपल प्रश्न है ये, तो सभी लोगों का जवाब सही है, ये डी है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यानी कौन है जो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं माना जाएगा, वह वायु प्रदूषण में नहीं आता उसे। वायु प्रदूषण, ध्यान देना जरा, सभी प्रदूषण है लेकिन वायु प्रदूषण की बात कर रहा है, वायु प्रदूषण। बताइए जरा कौन सा है जो वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता? बताइए जरा, सोच करके जवाब जरा जल्दी से। एस्बेस्टोसिस, यूट्रोफिकेशन, अम्ल वर्षा, स्मॉग, कौन सा है जो वायु प्रदूषण में नहीं आता? सोचना है थोड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो आप लोग। सोचें जरा, सोच करके जवाब दें। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वैसे ही मत फेंकना। कुछ लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं लेकिन कुछ लोग फेंक रहे हैं इसमें। चलिए जरा मैं बता देता हूँ इसको कैसे क्या है। ये वायु प्रदूषण की बात कर रहा है ये आपका, ये किसकी बात कर रहा है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में स्मॉग माने क्या होता है? धुंध, कोहरा आपका, वो वायु प्रदूषण के कारण से ही होता है आपका। तो ये तो खत्म आपका। अम्ल वर्षा, देखिए अम्ल वर्षा वैसे तो आपको जल प्रदूषण का लगेगा, लेकिन आपको मालूम है कारखानों से SO2 NO2 के जब ऑक्साइड निकल के ऊपर जाते हैं तो पहले वो वायु में ही तो जाते हैं आपके, उसके बाद में पानी से रिएक्शन करके वो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, लेकिन उससे पहले कौन है वो आपके वायु प्रदूषण। तो ये भी आपका वायु प्रदूषण से संबंधित हो गया। अब इसके बाद में आते हैं अपन एस्बेस्टोसिस, पहले इसको भी समझ लो ये क्या है आपका।
एस्बेस्टोसिस में क्या होता है, जो आपका एस्बेस्टस होता है, एस्बेस्टस का जब उत्खनन अपन करते हैं, उसको काटते हैं, पीटते हैं, छांटते हैं, निकालते हैं, तो निकालने के दौरान इसमें से जो डस्ट बचती है वो डस्ट उड़ करके आपकी आसमान में जाती है, यानी वो वायु प्रदूषण का कारण है एस्बेस्टोसिस। अब बच जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं सुपोषण। सुपोषण इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सुपोषण। हो सकता है कि इंग्लिश शब्द है आपका यूट्रोफिकेशन, हिंदी में सुपोषण भी दे सकता था। इसमें क्या होता है, जो नदियां वगैरह होती हैं आपकी, जैसे नदियां हैं, नदी आपकी, इस नदी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जब बढ़ने लग जाती है तो इसमें एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जब बढ़ेगी तो एल्गी की मात्रा बढ़ती है, और एल्गी की मात्रा का बढ़ना, एल्गी यानी शैवाल की मात्रा का बढ़ना, यह कहलाता है आपका सुपोषण। यानी यहाँ पर जो पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह जो हैं उनको खाद्य पदार्थ अच्छी तरह से मिल रहा है, जिससे वो आगे की ओर विकसित होते चले जा रहे हैं। ये आपका जल प्रदूषण का उदाहरण है सुपोषण। जल प्रदूषण का कैसे, क्योंकि यहाँ पर एल्गी वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है और ये खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें रहने वाली जो मछलियाँ वगैरह हैं उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो ये यूट्रोफिकेशन या सुपोषण जो है आपका, ये जल प्रदूषण का उदाहरण है। और ये स्मॉग, अम्लवर्षा, एस्बेस्टोसिस, ये आपके वायु प्रदूषण का उदाहरण है। आंसर क्या होगा इसमें, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश किसके जलाने से पैदा होगा, बताइए जरा, जवाब दीजिएगा। फ्लाई ऐश जो है वो किसके जलाने से पैदा होता है। फ्लाई ऐश एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हाँ, एस्बेस्टस झाबुआ में मिलता है, बिल्कुल सही। बताइए जरा, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से, जवाब दीजिएगा जरा। फ्लाई ऐश जलाने से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपका कोल या पत्थर का जो कोयला होता है, इसे जलाने से पैदा होगा आपका। चारकोल, लकड़ी के कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश नहीं बनेगा, डीजल और मिट्टी के तेल को जलाने से नहीं बनेगा, सीएनजी को जलाने से नहीं बनेगा। पत्थर का कोयला जैसे अपन कोल के नाम से जानते हैं, उसे जलाते हैं यदि अपन, तो उससे आपका जो प्रदूषक उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ए आंसर है आपका, ए आंसर है फ्लाई ऐश। ये आंसर आपका कोल या पत्थर के कोयले को जलाने से होगा, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन आप, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ग्रीन मफलर, ये प्रश्न आपसे बनना चाहिए। मृदा प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से है, या जल प्रदूषण से है, बताइए जरा। ये ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ग्रीन मफलर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आप लोगों से बनना चाहिए। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ग्रीन मफलर, अभी तक जवाब नहीं आया किसी का भी सही। अतुल गलत जवाब है, वर्षा गलत है। ग्रीन मफलर, सोचो जरा इसे। अभी तक किसी का जवाब सही नहीं है, सब गलत जवाब दे रहे हैं। देखो जरा, जो ग्रीन मफलर होता है आपका, ये एक्चुअल में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर में होता क्या है, हाँ अब सही है, बिल्कुल शिल्पी का जवाब सही है, राजू का जवाब सही है। ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है आपका ग्रीन मफलर। इसमें क्या है, जो पृथ्वी है आपकी, उस पृथ्वी पर लगातार आप हरियाली लगाते जाए, हरियाली का मतलब है पेड़ पौधे लगाते जाए। तो ये जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ये पेड़ पौधे आसपास का जो साउंड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रीन मफलर। तो ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने का काम करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने इसमें देखा होगा, जो रोडें होती हैं, सड़कें होती हैं आपकी, उनके किनारे पर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं जो साउंड को एब्जॉर्व कर सकें। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों को जो ध्वनि प्रदूषण को रोक सकें ये, इसलिए इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। ऐसी आपके जो कारखाने वगैरह होती हैं, उन कारखानों में भी आपके सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाता है, जैसे कारखाने की जो ध्वनि है या साउंड है वो बाहर ना आए। तो आंसर आपका क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित होगा, आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है आपका क्या चीज, ग्रीन मफलर। हाँ आपका सही था मनु, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल गैस त्रासदी
इसमें एक गैस रिसी थी, उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिक के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछता है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई या उसमें कौन सी गैस निकली, तो मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी, जिसे मिक कहा जाता है। बताइए कब घटी थी, 2 दिसंबर 1982 को, 3 दिसंबर 1985 को, 3 दिसंबर 1984 को या 4 दिसंबर 1986 को? बताइएगा जरा, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये तो सबका जवाब सही है। ये अवधेश, ये सॉरी वर्षा का जवाब सही है, दुर्गेश का जवाब गलत है थोड़ा सा। ये हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984। ये घटना कब घटी आपकी, 3 दिसंबर 1984 को। ये एक्चुअल में क्या है, 2 दिसंबर की रात को घटना घटी थी, 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे के बाद ये घटना घटी है, इसलिए क्या हुआ आपका 3 दिसंबर कब है, 1984। और ये उस समय पर मुख्यमंत्री थे अपने यहाँ पर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, और केंद्र में प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी। और गैस जो थी वो मिक थी, जिसे अपन मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं। और ये यूनियन कार्बाइड का कारखाना था यहाँ पर। किसका कारखाना था, यूनियन कार्बाइड का कारखाना था। और यहाँ पर रासायनिक खाद बनाई जाती थी, केमिकल फर्टिलाइजर बनाया जाता था। टैंक में विस्फोट हो गया था, जिसके कारण से ये हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। वारेन एंडरसन यहाँ का CEO था, जैसे उसी रात में प्लेन से यहाँ से भगा दिया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका आज के लिए, जो अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, इसको और सॉल्व करते हैं अपन। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसी थी उसका नाम क्या है? ये गलत नहीं होनी चाहिए, ये अभी सॉल्व किया है अपन ने। बताएं जरा, कौन सी गैस निकली थी भोपाल? ये लास्ट प्रश्न है आज के लिए, जवाब दीजिएगा जरा आप लोग। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसी है वो किसके लिए थी, कौन सी गैस थी? सबका जवाब सही है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल जवाब सही है आप सब लोगों का। आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अब ये 33 प्रश्न मैंने आज आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं, थोड़े से और रह गए हैं, वो किसी दिन मैं आपको शाम के समय पर या एक्स्ट्रा टाइम लेकर के अपन इनको सॉल्व करेंगे। 33 से अपन आगे चलेंगे। और ये भी ध्यान रखना आप लोग, अब ये जो प्रश्न है आपके, ये गलत नहीं होने चाहिए। जब भी कोई प्रश्न आपका मिलता है इस तरीके का, वो प्रश्न आपका गलत यदि हुआ तो ये समझ लीजिएगा आप माइनस में जा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कोई प्रश्न बनता है, वहाँ से गलत हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आया हुआ प्रश्न आपका गलत होता है और सिंपल प्रश्न अपन गलत करके आते हैं तो अपन एग्जाम से बाहर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सिंपल प्रश्न आपका किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। ऐप की थोड़ी सी जो समस्या आ रही थी वो काफ़ी हद तक शूट आउट हो गई है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। फिर अपन टोटल ऐप के द्वारा ही अब पढ़ेंगे। सोमवार को आपकी क्लास रहेगी 7 बजे से, साइंस की क्लास में आप लोगों को चालू कर रहा हूँ। साइंस की शाम को 7 बजे से रहेगी सोमवार से आपकी। और आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ये क्या पूछ रहे हैं पीयूष दंडोतिया? हाँ, यदि बुकलेट लेनी है आपको कोचिंग पर आकर के, तो ये बुकलेट मिल जाएगी आपको लगभग 11 से 12 बजे तक हम फ्री रहते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप आ जाइएगा, आपको मिल जाएगी। शाम को 5 बजे से रहती है 5 बजे से कोचिंग ओपन रहती है, तो 5 बजे से भी आप आकर के ले सकते हैं बुकलेट। ठीक है ना। और परसों के दिन जो क्लास रहेगी आपकी, जो संविदा वाले बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनकी क्लास 9 बजे से रहेगी। और MPG वाला जो पोर्शन चल रहा था आपका, उसमें राज्य व्यवस्था चालू होगी आपकी, तो वो क्लासेस आपकी 10 बजे से रहेगी। और ऐप यदि परसों से क्लियर काम करना चालू कर देता है तो फिर अपन ऐप पे क्लास रहेंगे। आप जल्दी से आकर के रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, फिर आपकी ये वाली क्लासेस बंद हो जाएंगी। गोल्डन कलेक्शन न्यू आ गई है, आप कोचिंग पर आकर के ले जाइएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, थैंक यू।